नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है मौद्रिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांगजन्य तथा पूर्तिजन्य या लागतजन्य मुद्रास्फीति की विवेचना करना। सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वास्तव में मांगजन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, अर्थात डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। साथ ही साथ जानेंगे कि लागतजन्य स्फीति क्या होती है, अर्थात कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन दोनों विचारधाराओं को हम लेकर के चलेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या दोनों प्रकार के इन्फ्लेशन एक साथ कार्य करते हैं, यानी क्या इंट्रैक्शन इनके बीच में होता है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक साथ वर्क करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मांग जन्य तथा लागत जन्य स्फीति। हम सबसे पहले जानेंगे स्फीति क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्फीति क्या है। तो स्फीति जब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में वस्तुओं तथा सेवाओं की वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार बढ़े लेकिन उस अनुपात में उत्पादन ना बढ़े। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तो बढ़ता है बट अर्थव्यवस्था में उत्पादन या आउटपुट नहीं बढ़ता है, यानी वस्तुओं के मूल्य का पीछा उसका उत्पादन नहीं कर पाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन की संज्ञा देते हैं। इन्फ्लेशन के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है बट उसका उत्पादन नहीं बढ़ता। यदि इसका उत्पादन बढ़ता तो ऑटोमेटिक है कि कुछ दिनों बाद ये मूल्य में हुई वृद्धि को ये बढ़ा हुआ उत्पादन समाप्त कर देगा, तो वो टेम्परेरी प्राइस राइज होगा। बट इन्फ्लेशन के अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था में मूल्य तो बढ़ता है लेकिन पूर्ण रोजगार के कारण हम अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति की स्थिति कही जाती है। अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि जो पूर्ति फलन होता है, जो यहाँ पर हमारे पास पूर्ति फलन को लिया गया है, ये पूर्ति फलन हम देख रहे हैं कि इलास्टिक है, यानी लोचशील है। लेकिन एफ पॉइंट के बाद हम ये देख रहे हैं कि पूर्ति फलन इन इलास्टिक हो जाता है, अर्थात एफ पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट को दिखा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स को दर्शा रहा है। अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन हम OQ1 तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था मान लीजिए E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, सपोज दैट वेयर डिमांड D1 इज इक्वल टू सप्लाई S, यहां पर E इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इन दिस पॉइंट द प्राइस इज OP, प्राइस कितना है OP, और हमारी पास क्वांटिटी कितनी है, हमारे पास क्वांटिटी है OQ2। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप वी कम एट E2 पॉइंट, हम E2 बिंदु पर आ जाते हैं। यहां पर D2 और S दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इन दिस पॉइंट पर प्राइस OP2 हो जाता है मूल्य OP2 हो जाता है और उत्पादन की इकाइयां बढ़ करके OQ3 हो जाती है। देखिए उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन F पॉइंट पर हम देखते हैं कि यहां पर भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड F इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे F संतुलन बिंदु है जहां पर D3 इक्वल टू S हो जाता है। यहां पर डिमांड 3 यानी जो डिमांड रेखा है और पूर्ति रेखा है दोनों एक दूसरे को काटती हैं, thus we can find price will be OP3, यानी प्राइस हमारा OP3 हो जाता है एंड उत्पादन बढ़ करके OQ1 हो जाता है। क्लियर है। तो हम यहां तक जो मूल्य में वृद्धि हुई है OP1 से, OP1 से OP3 तक जो प्राइस में वृद्धि हुई है, दैट इज कॉल्ड नॉट इन्फ्लेशन। इसे हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें आउटपुट भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, यानी ये एक प्रकार का टेम्परेरी प्राइस राइज है, मूल्य में
वृद्धि है जो इन फ्यूचर में जैसे ये उत्पादन मार्केट में आ जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप, ये उत्पादन आने के परिणाम स्वरूप ये मूल्य में वृद्धि समाप्त हो जाएगी। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु पर होती है, उसके बाद जो भी प्राइस राइज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्लासिकल अर्थशास्त्री का तो अपना अलग मत था, बट प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था जब तक पूर्ण रोजगार बिंदु पर नहीं आती, तब तक हम इन्फ्लेशन नहीं मान सकते। जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु एफ पर आ जाती है, उसके बाद यदि मांग बढ़ने के कारण या किसी अन्य कारण से वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े, हम कहां पर आ जाएं? OP3 से OP4 पर आ जाएं, OP4 से OP5 पर आ जाएं। देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा किसी कारण से, हमने यहाँ पे डिमांड को शो किया है कि डिमांड बढ़ने के कारण देखिए हम E3 पॉइंट पर, E4 पॉइंट पर आते हैं, 10 प्राइस राइजेस, इस प्रकार मूल्य बढ़ता जाता है, तो इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। ये हमारे पास मुद्रास्फीति है, ये हमारे पास मुद्रास्फीति है। अर्थात हर प्रकार के मूल्य के वृद्धि को हम मुद्रास्फीति नहीं कह सकते हैं। ये जो हमारे मूल्य राइज हुआ, ये हम इस इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, ये हमारे पास इन्फ्लेशन नहीं होगा। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु पर आ जाती है, पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद किसी कारण से जब अर्थव्यवस्था में मूल्य बढ़ता है, तो उसे हम मुद्रास्फीति की संज्ञा देंगे। तो हम कीन्सियन अप्रोच को लेकर के अब वर्क करेंगे। अब हमारे पास आता है पहला, हमारे पास प्रश्न है जो हमने टॉपिक में दिखाया था, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? मांग जन्य मुद्रास्फीति क्या है? मांग जन्य मुद्रास्फीति अर्थात, देखिए डिफिनीशन से क्लियर है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े, उसके परिणाम स्वरूप यदि मूल्य बढ़े, मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप यदि मूल्य बढ़े लेकिन उत्पादन ना बढ़े, तो हम इसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने के कारण मूल्य बढ़े, मांग बढ़ने के कारण मूल्य बढ़े लेकिन उत्पादन ना बढ़े, लेकिन उत्पादन ना बढ़े, ठीक है, तो इसे हम मांग जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। क्लियर है? अब मांग जन्य मुद्रास्फीति को आप डिफाइन करते हैं, मांग कैसे बढ़ती है। प्रश्न यह है कि मांग बढ़ने का कारण क्या है। तो प्रोफेसर फिशर की अगर हम थ्योरी को लेकर के यहां पे काम करें, प्रोफेसर फिशर की थ्योरी को, कि अर्थव्यवस्था में P इज द फंक्शन ऑफ M, प्राइस जो होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का, वो मुद्रा की पूर्ति का फलन होता है, प्रोफेसर फिशर ने कहा था। और दोनों के बीच में अनानुपातिक संबंध पाया जाता है। यदि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी इकोनॉमी में, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज आल्सो बढ़ेंगे। अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो उसके परिणाम स्वरूप उसी अनुपात में मूल्य भी बढ़ेंगे, और यदि मुद्रा की पूर्ति घटेगी, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य भी घटेंगे। प्रोफेसर फिशर ने कहा कि यदि मुद्रा की पूर्ति 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो मूल्य स्तर भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो प्रोफेसर फिशर के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है, तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है। लोगों की इनकम बढ़ने के कारण वो व्यय करना चाहते हैं, तो जिससे डेल्टा डी का मान बढ़ जाता है, अर्थात डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, और डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप
अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मनरेगा कार्य कर रहा है, मनरेगा कार्य कर रहा है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी एक हफ्ते में प्राप्त हुई, मजदूरी एक हफ्ते में प्राप्त हुई। ये मजदूरी उनकी इनकम के रूप में आई और इसके परिणाम स्वरूप ये लेबर मार्केट में जाते हैं, अपनी आवश्यक वस्तु जैसे दाल है, दूसरा चावल है, सब्जी है, आटा है, क्लॉथ है, इन सब चीजों की डिमांड करते हैं। बट अर्थव्यवस्था तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, अर्थव्यवस्था में तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने श्रमिक थे सबको हमने रोजगार दे दिया है, तो उसके परिणाम स्वरूप केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा, आउटपुट नहीं, आउटपुट नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार प्रोफेसर फिशर के यदि हम सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो उसके कारण लोगों की वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है, और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में होता है तो मांग बढ़ने के कारण पूर्ति नहीं बढ़ती, केवल मूल्य बढ़ता है। तो इस प्रकार के इन्फ्लेशन को या स्फीति को हम मुद्रा मांग जन्य मुद्रा स्फीति की संज्ञा देंगे। आइए हम रेखा चित्र से देखते हैं। यहां पर रेखा चित्र में आधार अक्ष पर हमने क्वांटिटी यानी उत्पादन को लिया और लंब अक्ष पर हमने क्या कहते हैं प्राइस को लिया है। यहां पर पूर्ति रेखा है, पहला पार्ट है एसएफ, एसएफ पार्ट जो शो कर रहा है ये इलास्टिक सप्लाई है, एसएफ इलास्टिक सप्लाई है, इलास्टिक सप्लाई है। इट मींस इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में ये जो प्राइस राइज होगा वो टेम्परेरी होगा, उसे हम इन्फ्लेशन की संज्ञा नहीं देंगे, टेम्परेरी होगा। लेकिन एफ पॉइंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है, अगर इसके बाद प्राइस राइज होता है, जहां से एफ और S1 जो आपके पास ये आपके पास पूर्ति रेखा है जो इन इलास्टिक है, जो इन इलास्टिक है, अर्थात ये बेलोचदार है। अर्थात हम ये कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब पूर्ति करना इकोनॉमी में संभव नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज की बात की कंडीशन कहेंगे। और इसके कारण अर्थव्यवस्था में यहां पर मांग रेखा D1 है और दोनों एक दूसरे को सप्लाई एंड डिमांड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट F। F एक संतुलन बिंदु है जहां पर D1 इज इक्वल टू एस है, D1 इक्वल टू एस है और यहां पर प्राइस है OP, ये मूल्य है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे हमारा डिमांड वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और हम आ जाते हैं D2 मांग वक्र पर। Thus we can find new equilibrium point, that is E1 new equilibrium point। यहां पर हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है। देखिए पूर्ति नहीं बढ़ सकती है, अर्थात मांग बढ़ने के कारण इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ा, प्राइस पे बढ़ा, और प्राइस हमारा राइज होकर के कितना हो जाता है, प्राइस राइज होकर के OP2 हो जाता है। इसी प्रकार यदि पुनः मांग बढ़ जाती है तो मांग बढ़ने से हम नया संतुलन बिंदु E2 प्राप्त कर लेते हैं और मूल्य बढ़ करके OP3 हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो सारा प्राइस राइज हुआ P1 P2 P3 दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ये आपके ये कहलाएगा इन्फ्लेशन, ये हमारा कहलाएगा इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन होगा, डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा। ये मांग में बढ़ोतरी होने के कारण जब अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी हो लेकिन पूर्ति में बढ़ोतरी ना हो पाए, उसके कारण यदि मूल्य बढ़ता है तो हम इसे कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड द्वारा खींचा जाता है मूल्य को ऊपर की ओर, पुल करता है। क्लियर है, ऊपर से डिमांड खींच लेती है मूल्य को और मूल्य बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो इसे हम कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति।
जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद वस्तुओं तथा सेवाओं की मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रा में पूर्ति में वृद्धि के कारण पूर्ण रोजगार बिंदु से डिमांड बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम वी कम एट D2 D1 D1 2 D2 2 D3 and we come at F2 E1 and E1 to E2. Thus we come at P1 to P2 and P2 to P3. Then we can set that going on P1 to P2 and P2 to P3, that is called demand pull inflation, मांगजन्य मुद्रास्फीति हम कहेंगे। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी तक हमने डिस्कशन क्या किया? डिमांड पुल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट पुश। पुश मतलब धक्का लगाना। जब अर्थव्यवस्था में लागतों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप लागत मूल्य को धक्का देती है कि आप बढ़ जाओ, तो इस प्रकार के मूल्य वृद्धि को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, या उत्पादन के अन्य संसाधन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजर पर, ये मैनेजर पर दबाव डालते हैं मजदूरी बढ़ाने के लिए। मजदूरी बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव डालते हैं, जिसके कारण कंपनी का मैनेजर इनकी मजदूरी बढ़ा देता है, इनकी मजदूरी को बढ़ा देता है, वेजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि श्रमिक संगठन होते हैं, ये लोग हड़ताल करते हैं, दबाव डालते हैं कंपनी के ऊपर कि नहीं हमको दीजिए, ज्यादा पैसा दीजिए, हमको मजदूरी बढ़ाइए हमारी। तो जब मजदूरी बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ने से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। या आप अर्थव्यवस्था में रॉ मटेरियल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल एंड डीजल का दाम बढ़ रहा है तो भी प्रोडक्ट का प्राइस या कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन कारणों से जब अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो पूर्ति रेखा बाईं ओर शिफ्ट होती है। सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, पूर्ति रेखा बाईं ओर खिसक जाती है। बाईं ओर लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर साइड कहेंगे, यानी पूर्ति रेखा बाईं ओर ऊपर की ओर खिसक जाती है, जो ये भी बताती है, यानी सप्लाई साइड अगर शिफ्ट होती है, सप्लाई रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, तो यानी ये बताती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्ट की लागत बढ़ गई है। जब प्रोडक्ट की लागत बढ़ गई है तो इसलिए पूर्ति रेखा ऊपर की ओर चली गई है। ओके, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर यदि लागतों में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी तो उसके कारण, क्योंकि कंपनी अपने जेब से तो मजदूरी, रॉ मटेरियल का बड़ा प्राइस, पेट्रोल डीजल अपने जेब से तो देगी नहीं, तो वो जब श्रम संगठन कहेंगे कि हमारा ये सब चीज बढ़ाइए तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसको टालने के लिए जो कॉस्ट में वृद्धि हुई है, इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक प्राइस राइज कर देता है। आइए हम देखते हैं, यहां पर पूर्ति रेखा एसएस है, जो यहां पर इलास्टिक पोर्शन है एसएफ तक, और एफ एस1 जो हमारा पार्ट है ये हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक है। वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम कहां पर हैं, एफ पर है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हैं, ये हमारे पास इक्वल है, यानी यहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हैं, और हमने उत्पादन कितना किया, OQ1 का उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर है, OQ1 का हम उत्पादन कर रहे हैं, ये देखिए इतना हम उत्पादन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में लागतों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप पूर्ति रेखा खिसक करके OS2 हो जाती है, ये सॉरी S2 हो जाती है, एस से शिफ्ट होकर के F1 S2 हो जाती है। देखिए ये ऊपर की ओर खिसक गई,
क्यों? लागतों में वृद्धि के कारण, लागतों में वृद्धि होने के कारण ये ऊपर की ओर खिसक गई और हम SF से खिसक करके S2 F1 पे आ गए। अब देखिए ये जो नई पूर्ति रेखा है ये मांग रेखा को E1 बिंदु पर काट रही है। तो पहले मूल्य कितना था? पहले जब हमारे पास लागतों में वृद्धि नहीं थी तो OP1 प्राइस था। अब क्या हो गया प्राइस? OP2 प्राइस हो गया। देखिए लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राइस भी बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया तो उसे इस जो प्राइस बढ़ता है इसे हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में लागतों में वृद्धि होती है, लागतों में वृद्धि होती है तो पूर्ति रेखा बाएं ओर खिसक जाती है, खिसक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम नए संतुलन बिंदु E1 पर आ जाते हैं। E1 पे आ गए और मूल्य OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। तो ये जो प्राइस बढ़ा यही हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। यदि लागतों में और अधिक वृद्धि हो जाए, यदि लागतों में और वृद्धि हो जाए, हो गई, तो हम कहां पर आ जाते हैं? अब हमारे पास ये देखिए शिफ्ट होकर के ये आपका F1 था, ये F2 था। अब लागत और बढ़ गई, पहले लागत बढ़ी तो हम SF रेखा से ऊपर की ओर S1 F1 रेखा ऊपर आ गई, लागत और बढ़ गई, लागत और बढ़ी तो S2 F2 शिफ्ट हो गए। Thus we come at new equilibrium point that is called E2। E2 नया संतुलन बिंदु हो जाता है और मूल्य अब बढ़ करके OP3 हो जाता है। तो ये जो प्राइस आपका बढ़ा है ये कहलाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की संज्ञा देंगे और अर्थव्यवस्था में पूर्ति घट जाएगी, यानी जो उत्पादन है वो कम होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंटरेक्शन का मतलब यदि दोनों इन्फ्लेशन एक साथ काम करे, क्या एक साथ काम कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं काम कर सकते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के परिणाम स्वरूप मजदूर कहते हैं कि नहीं हमारी रियल वेज कम हो गई है, हमारी वास्तविक मजदूरी कम हो गई, आप हमारा वेतन बढ़ाइए। जो वेतन बढ़ाएगा तो एक तरफ तो उनका मॉनेटरी बेनिफिट होगा, दूसरी तरफ उनकी लागत बढ़ जाएगी, जो लागत के कारण तो डिमांड बढ़ जाएगी उनके वेतन के कारण और लागत बढ़ जाती है उनकी मजदूरी के कारण। तो जब अर्थव्यवस्था में श्रम संगठन ठीक है मजदूरी बढ़ाने के लिए कहते हैं तो इससे एक तरफ तो सैलरी बढ़ती है और दूसरी तरफ वेज बढ़ता है। वेज ही सैलरी है, वेज ही हमारे पास सैलरी है। तो सैलरी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो उससे डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मांग वक्र राइट साइड शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, डिमांड करो शिफ्ट होगा, जब शिफ्ट होगा तो प्राइस राइज होगा। ठीक है, और इधर वेज बढ़ने के कारण उसकी उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति रेखा सप्लाई करो शिफ्ट होगी। इस प्रकार डिमांड करो शिफ्ट होती है, सप्लाई करो शिफ्ट होती है। इसे हम इंटरेक्शन कहते हैं, जिसका इंपैक्ट किसका पड़ता है?
चाहे डिमांड शिफ्ट हो चाहे सप्लाई शिफ्ट हो, दोनों का इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस राइज पर। अर्थात उस दोनों का इंपैक्ट एक ही पड़ेगा, वस्तु का मूल्य तेजी से बढ़ना और तेजी से बढ़ना। क्योंकि एक तरफ तो सैलरी बढ़ी, दूसरी तरफ लागत बढ़ी। क्यों? वेज के कारण। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, दूसरी तरफ लागत बढ़ने से उत्पादक मूल्य बढ़ाएगा, इधर डिमांड बढ़ने से इधर भी प्राइस बढ़ेगा। तो इस प्रकार दोनों डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों एक साथ इन्फ्लेशन काम करते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी से प्राइस राइज होता है। यानी इस तरह की कंडीशन में तेजी से मूल्य बढ़ेगा। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार हो गई। डबल इंजन की सरकार का तात्पर्य है कि डिमांड पुल भी प्राइस बढ़ाएगा, डिमांड पुल प्राइस राइज करेगा और कॉस्ट पुश प्राइस राइज करेगा, कॉस्ट पुश प्राइस राइज करेगा। इस प्रकार डबल इंजन की सरकार टाइप का हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में दो एजेंट, दो वेरिएबल्स होंगे जो लगातार प्राइस राइज को इंप्रूव करते चले जाएंगे। आइए हम देखते हैं रेखा चित्र में OX आधार अक्ष पर हमने क्वांटिटी को लिया तथा Y पर हमने प्राइस को लिया। E इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर डिमांड D1 सप्लाई को काट रही है, 10 इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 प्राइस। ये हमारे पास प्राइस है। जब अर्थव्यवस्था में लागतें बढ़ती हैं तो नया पूर्ति रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है एंड वी कम एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, तो प्राइस राइज हो गया। तो ये जो प्राइस राइज हुआ किसके कारण हुआ? अर्थव्यवस्था में पूर्ति रेखा ऊपर जाने के कारण, और इसके कारण देखिए पूर्ति कम हो गई पहले से, तो प्राइस राइज हुआ। तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, CPI, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है? लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों की इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से उनकी मांग बढ़ गई, और मांग बढ़ करके कितनी हो गई? D1 से D2 मांग बढ़ गई। बढ़ेगी कि नहीं? ये क्या होती है? सैलरी बढ़ने के कारण हुआ, सैलरी बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ गई। तो हम आ गए, पहले तो हम यहां से F से E1 पॉइंट पर जाते हैं, अब E1 से हम E2 पॉइंट पर आ जाते हैं, और ये हमारे पास जो हम इस रो पे चलते हैं, ये हमारे पास डिमांड पुश इन्फ्लेशन को दिखाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हो जाता है। और देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन पहले से बढ़ जाता है और हमारे पास प्राइस राइज होकर के OP3 हो जाता है। और ये जो प्राइस राइज P2 से P3 हुआ है, यह कहलाएगा आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला CPI, दूसरा DPI। फिर अर्थव्यवस्था में फिर से लागतें बढ़ेंगी। अब हमारे पास हम E2 पॉइंट से E3 पॉइंट की तरफ आएंगे क्योंकि लागत अब बढ़ गई है, और हम S1 से S2 की तरफ आ गए हैं, और हम क्या करते हैं? P3 से P4 की तरफ अग्रसर होंगे, और हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 हो जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए ये लागत हमारी पास फिर से बढ़ गई और ये डिमांड रेखा को कट कर रही है, और उत्पादन हमारे पास फिर से कम हो गया। तो ये हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा? पहला आपका था, ये था आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा था DPI, और ये फिर से हो जाएगा CPI, फिर से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि फिर से सैलरी बढ़ेगी, फिर मजदूर श्रमिक संगठन दबाव डालेंगे मैनेजर पे कि हमारा वेतन बढ़ाओ, मैनेजर वेतन बढ़ा देगा, और वेतन बढ़ाने के बाद हम आ जाएंगे E4 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, और वहां पर हम देखते हैं कि फिर से प्राइस राइज होगा, और दैट इज कॉल्ड DPI, ये प्राइस राइज होगा। तो हम सबसे पहले F पॉइंट पर रहते हैं, फिर जाते हैं E1 पॉइंट पर। तो ये पहला पॉइंट F से E1 पे जाना एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, फिर E1 से हम E2 पे जाते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, फिर E2 से E3 पर जाते हैं, फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, फिर E3 से E4 पे जाते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है। इस प्रकार हम जिगजैग करके लगातार अर्थव्यवस्था में रैपिडली प्राइस राइज होता है। इसे हम कहते हैं कि दोनों का संयुक्त इंपैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ना। ये हमारा आज का टॉपिक रहा, इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जो आपको एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल पे ही आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।